इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और मेरे साथ हैं रजनीश। तो देखिए नीरा, इस किसान की बात कार्यक्रम में हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम किसानों की बात करें, खेत खलियान की बात करें, और हम जो भी कृषि विशेषज्ञ हैं उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित करके उनको सीधा उनसे रूबरू कराएं, ताकि उनकी जो भी खेती खलियानी से जो भी समस्या हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनकी जिज्ञासाओं को हम शांत करें और ताकि वो अच्छे से खेती को कर सकें। बिल्कुल। और आज जो है हमारा फोन इन कार्यक्रम है, विषय विशेषज्ञ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो क्यों ना सबसे पहले हम टेलीफोन नंबर ही बता दें। जी, और टेलीफोन नंबर से पहले अगर हम बताएं कि आज का जो हमारा विषय है वो है कि हम गेहूं की पछेती बुआई और उसकी देखरेख कैसे कर सकते हैं, ये है आज का हमारा विषय। जी, और इससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो में सीधा संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको डायल करना होगा 23421081। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो है 011। जी, बिल्कुल सही कहा। और आज जो हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ उपस्थित हैं वो हैं डॉक्टर राज सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसे कि नीरा हम बात कर रहे थे कि देखिए कि हमारे जो विषय होते हैं वो एकदम ऐसे होते हैं जिससे हम किसानों से सीधा रूबरू हो सकें। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आहार ही औषधि है, तो आहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो हमारा मुख्य आहार है वो है गेहूं, जो कि आज का हमारा विषय भी है। लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया में अब किस तरह से हम पौष्टिक आहार लें, इस पे भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। और यही वजह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो अनुरोध पर यूनाइटेड नेशंस ने जो 2023 को है वो हमें जो घोषित किया गया है वो है ईयर ऑफ द मिलेट्स, यानी कि मोटा अनाज, जो कि बहुत पौष्टिक होता है। उसमें जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, सवा, कंगनी, रागी, इस तरह के मोटे आहार होते हैं। और हमारे यहाँ पे पारंपरिक खेती भी होती है। बिल्कुल होती है। और जब मोटे अनाज की हम बात करते हैं तो मक्का सबसे पहले जहन में आता है, और खास तौर पर जब सर्दियों का मौसम हो तो मक्का की रोटी हम कैसे भूल सकते हैं। और पौष्टिक तो ये होती ही है, इसमें दो राय है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा नीरा। और देखिए, इसीलिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है, और भारत में इसकी अनंत संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। तो डॉक्टर साहब, जो मोटे अनाज है, अगर भारत में अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से देखें तो कितनी संभावनाएं हैं? ये आपने सही कहा है कि यूएनओ ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट प्रोडक्शन घोषित किया है। और इसमें भारत सरकार मिलेट के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिससे कि अच्छा प्रोसेसिंग हो और क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। क्योंकि जितने भी मिलेट्स हैं ये क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। इनमें प्रोटीन 10 से 15% तक होता है। जैसा कि आपने बताया, बाजरा बहुत अच्छा एक पौष्टिक अनाज है। इसके अलावा रागी, कोदो, सांवा, ये जितने भी मिलेट्स हैं अपने देश में, इनकी बहुत संभावनाएं हैं। बाजरा हमारे देश में लगभग 10 मिलियन टन होता है। खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ उत्तर प्रदेश के भाग में जहां वर्षा आधारित खेती की जाती है। जितने हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें रागी, कोदो, मिलेट, सांवा, इनकी बहुत अच्छी खेती होती है। और इनकी खेती से किसान को आमदनी अधिक प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अभी लोगों में पौष्टिक आहार के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। और इसमें सरकार भी फूड मिशन के अंतर्गत काफी प्रयास कर रही है कि जितने भी मिलेट्स हैं इनका अधिक से अधिक प्रोडक्शन कैसे हो और अच्छे से अच्छा प्रोसेसिंग कैसे हो। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया, तो मुझे लगता है कि भारत में अनंत संभावना है। और जब 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट बनाया जाएगा तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को, खास तौर से मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के मामले में भारत पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। लेकिन अब आ जाते हैं हम अपने मुख्य विषय पे कि गेहूं की पछेती बुआई और उसकी देखरेख। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि हमारे देश के लिए गेहूं क्यों इतना महत्वपूर्ण है? गेहूं केवल हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो मक्का के बाद गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जो लगभग 770 मिलियन टन है।
हमारे देश में गेहूं का उत्पादन धान के बाद, धान का उत्पादन लगभग 120 मिलियन टन है, जबकि गेहूं का उत्पादन 112 मिलियन टन प्रतिवर्ष होता है। और हम लोग जो विश्व का है लगभग 12 से 13% गेहूं हमारे देश में उगाया जाता है। और देश की जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो मांग है, उसका लगभग 30 से 35% जो पूर्ति है वो गेहूं के द्वारा ही होती है। क्योंकि गेहूं काफी पौष्टिक है, इसमें 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें 8 से 10% प्रोटीन होती है, 1.5 से 2% वसा होती है और 2 से 2.5% इसमें मिनरल्स होते हैं। इसलिए गेहूं हमारे आहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और केवल आहार के लिए नहीं, ये हमारी जो जनसंख्या है उसकी भोजन आपूर्ति के लिए गेहूं बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। और हमारे देश ने गेहूं के उत्पादन में बहुत ही प्रगति की है। अगर हम देखें सन 1947-48 में हमारे देश में केवल 5.6 मिलियन टन गेहूं पैदा होता था, जो अभी बढ़कर लगभग 112 मिलियन टन तक पहुंच गया है। और हम आज देश जो है गेहूं के उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि हम विदेशों में भी निर्यात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। और भारत जब तरक्की करता है तो ये तो देशवासियों के लिए खुशनसीबी की बात होती ही है। और साथ में डॉक्टर साहब, एक सवाल अभी जहन में आ रहा है जब आप बात कर रहे थे कि जब भी कोई चीज, हम कोई काम जो है उसे करने में अगर देरी हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई नुकसान तो होता ही है। तो अगर हम इसको पछेती बुआई की तरफ से देखें तो पछेती बुआई के क्या नुकसान है, गेहूं की जो पछेती बुआई है? ये आपने बहुत ही सही कहा है। और जो गेहूं की जो हमारे देश में पछेती बुआई है लगभग 40 से 45% क्षेत्र में की जाती है। क्योंकि गेहूं की बुआई का उचित समय वो 20 से 25 नवंबर तक है। अगर किसान भाई उससे बाद में करते हैं तो वो गेहूं की जो पछेती बुआई के अंतर्गत आता है। और इसके कई कारण हैं। क्योंकि एक तो हमारे देश में काफी क्षेत्र में गेहूं की बुआई धान की फसल के बाद की जाती है। दूसरे, गेहूं की बुआई जो कपास है उसकी फसल के बाद की जाती है। तीसरे, जो गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र हैं, जो पैडी की फसल है, किसान भाई काफी ऐसे हैं जो पैडी की फसल को काटने के बाद गेहूं की बुआई करते हैं। और इन फसलों के कारण जो है गेहूं की बुआई लेट हो जाती है, किसान भाई समय से गेहूं की बुआई नहीं कर पाते। हमारे देश में जो जोन है, जो गेहूं उत्पादक जोन है, वो 5 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला जोन है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड ये आते हैं। दूसरा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कुछ राजस्थान का भाग आता है। तीसरा जो हिस्सा है वो उत्तरीय पूर्वीय क्षेत्र, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट ये क्षेत्र आते हैं। चौथा क्षेत्र सेंट्रल जोन है। सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। और 5वां क्षेत्र जो है वो पेनिनसुलर है, जो हमारे समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश ये क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों को अगर हम देखें और इनके जो तापमान की स्थिति को देखें, अगर इनमें समय से गेहूं की बुवाई नहीं की गई तो जो तापमान में जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा गेहूं की वृद्धि एवं उपज पर काफी प्रभाव पड़ता है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से किस समय गेहूं लगती है और कैसे लगती है, तो इसके अगर गेहूं की पछेती बुआई के अंतर्गत गेहूं की पैदावार, अगर अच्छी पैदावार लेनी हो तो वो कैसे ली जा सकती है? देखिए, गेहूं की अगर हम पछेती बुआई करते हैं और जो सामान्य स्थिति में बुआई करते हैं, जो उसका उचित समय है, उसके मुकाबले लगभग 15 से 25% तक उपज कम होने की संभावना रहती है। मतलब कम हो गया अगर हम थोड़ा सा कम हो जाती। कम क्यों होती है? क्योंकि पछेती बुआई करने से जो गेहूं की फसल के जमाव के लिए जो ऑप्टिमम, जो उचित तापमान है, वो कम हो जाता है। वैसे सामान्य स्थिति में गेहूं के लिए जो जमाव, अच्छे जमाव के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद बढ़वार के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। और फिर जब गेहूं में बाली बनती है
उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए। लेकिन जब हम पछेती बुआई करते हैं तो जब बुआई करेंगे उस समय तापमान में गिरावट आ जाती है, जिसके कारण गेहूं का जमाव सही समय पे नहीं हो पाता। इसके बाद जब वृद्धि के लिए जो कम तापमान होता है चाहिए वो तापमान बढ़ने लगता है, उससे जल्दी गेहूं की जो फसल है वो जल्दी उसमें फोर्स मैच्योरिटी आने की संभावना रहती है। और उसके बाद जब मिल्किंग स्टेज में जाती है और गर्म हवाएं चलती हैं तो गेहूं का जो दाना है वो पूरा अच्छे तरीके से नहीं बन पाता, और जिसके कारण गेहूं की उपज को काफी प्रभाव पड़ता है और उसका उत्पादन में काफी कमी हो जाती है। जैसा हमने पिछले साल भी देखा, पिछले साल जो बाद में जिन किसान भाइयों ने गेहूं की पछेती बुआई की, गर्म हवाएं चलने लगी और जिनके द्वारा जो गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ। इसलिए जहां तक संभव हो सके किसान भाइयों को चाहिए कि गेहूं की बुआई समय से ही करें, और यदि समय से नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी नहीं कर पाते जैसे मैंने बताया, तो कुछ उन्नत तकनीकियां हैं किसान भाइयों को वो जरूर अपनानी चाहिए। सबसे पहले अच्छी पैदावार लेने के लिए बीज बहुत महत्वपूर्ण है, और बीज के लिए उन्नत किस्में, ऐसी किस्में जो हम पछेती स्थिति में बो सके, जिनकी अवधि कम हो। जो पछेती स्थिति में जो फसलों की अवधि है वो गेहूं की जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कई किस्में विकसित की हैं, ये किस्में 100 से 110 दिन में पक जाती हैं। जी, तो हम किसान भाइयों को ऐसी काफी किस्में हैं जिनमें HD 3118 ये बहुत अच्छी किस्म है, HD 3117, HD 1621 ये 100 से 102 दिन में पक जाती हैं, HD 3271 ये लगभग 105 दिन में पक जाती है, HD 3298 ये लगभग 105 दिन में पक जाती है, HI 1633 ये बहुत अच्छी किस्म है, लगभग 100 दिन में पक जाती है, HI 1634 ये लगभग 110 दिन में पक जाती है। इसके अलावा जो दूसरे कृषि विश्वविद्यालय हैं और दूसरे अनुसंधान क्षेत्र हैं, उन्होंने भी काफी किस्में विकसित की हैं जिनको पछेती स्थिति में बुआई की जा सकती है, और किसान भाई उन्नत किस्मों को बोकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विधियां हैं, जैसे अगर हम पछेती स्थिति में गेहूं की बुआई करें तो लगभग 25% बीज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। सामान्य स्थिति में हम 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, लेकिन पछेती स्थिति में लगभग 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस समय तापमान कम हो जाता है, जमाव कम होने की संभावना रहती है, इसलिए यदि हम बीज ज्यादा प्रयोग करेंगे तो खेत में पौधों की संख्या कम नहीं होगी, और पौधों की संख्या यदि कम नहीं होगी, उचित संख्या रहेगी, तो उसमें निश्चित रूप से उपज पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, किसान भाइयों को चाहिए कि जो गेहूं के लिए पछेती स्थिति में बीज बोए उसको लगभग 24 घंटे तक पानी में भिगो के रख दें, क्योंकि पानी में भिगोकर अगर बुआई करेंगे तो लगभग उसमें 2 दिन पहले जो फसल का जमाव हो जाएगा, इसलिए जो जर्मिनेशन में जो जमाव में समय लगता है वो कम समय में ही उतना जमाव हो जाएगा। तीसरा, सिंचाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर नमी रहेगी खेत में सिंचाई देंगे, एक तो उससे तापमान भूमि का मेंटेन रहता है, दूसरा उससे जो हम बीज बो रहे हैं उसका जर्मिनेशन, उसका जमाव अच्छा होता है। तो काफी ऐसी विधियां हैं जिनको किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे सिंचाई की बात हो रही है, तो सिंचाई की अगर हम बात करें तो क्या सही समय है और कब कब कितने अंतराल पे सिंचाई जो है वो की जानी चाहिए? जी, सिंचाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि गेहूं में समय समय पर सिंचाई, अच्छी उपज लेने के लिए अगर सिंचित क्षेत्र है और सिंचाई की सुविधा है तो पहली सिंचाई लगभग 21 से 25 दिन पर करनी चाहिए। इस समय गेहूं में जो क्राउन रूट्स हैं वो बनती हैं, और पौधे का एक फाउंडेशन कहते हैं उसको, क्योंकि उन जड़ों के द्वारा ही फिर पौधे का विकास होता है। इसके बाद 40 से 45 दिन बाद जो दूसरी सिंचाई करनी चाहिए, जो उसमें कल्ले फूटते हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, इसलिए इस समय पर किसान भाइयों को जरूर सिंचाई करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई जब फसल 60 से 65 दिन की हो जाए, क्योंकि इसमें जो
गांठें हैं गेहूं के पौधे में, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज है, उसमें वो बनती हैं और इस समय अगर सिंचाई देंगे तो पौधे की ऊंचाई अच्छी जाएगी। चौथी सिंचाई जब फूल आने लगे लगभग 80-85 दिन पर, क्योंकि उस समय अगर खेत में नमी की कमी होगी तो इसका प्रभाव फूल आने पर पड़ेगा। पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन जब उसमें बाली बनने लगे और दूधिया अवस्था में आ जाए, क्योंकि इस समय तापमान भी बढ़ने लगता है और गर्म हवाएं भी चलने लगती हैं, इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है। इस स्टेज पर खेत में नमी होना बहुत ही आवश्यक है और अगर इस समय पर खेत में उचित नमी होगी तो गेहूं के दानों का अच्छा विकास होगा, दाने बोल्ड होंगे तो निश्चित रूप से गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। तो ये तो आपने बताया कि और आज का हमारा विषय है वो है गेहूं की पचेती बुवाई और उसकी देखरेख, और जो जानकारी दे रहे हैं वो हमारे साथ डॉक्टर राज सिंह जो कि अध्यक्ष हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और डॉक्टर साहब अभी हम आपसे और भी प्रश्न पूछेंगे, बहुत सारी जिज्ञासा हैं, लेकिन ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो जैसा कि आज का जो हमारा विषय है गेहूं की पचेती बुआई और उसकी देखरेख, और हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर राज सिंह जो कि अध्यक्ष हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब जैसे कि अभी हमने पानी यानी कि सिंचाई की बात की, कहते हैं ना खाद पानी सही हो तो फिर फसल भी अच्छी होती है, तो किस तरह की खाद या उर्वरकों का प्रयोग करें और किस किस समय में करें, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी देखिए, पौधों को भी अपनी बढ़वार के लिए उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे सभी मनुष्यों को या पशुओं को उचित बढ़वार के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी आवश्यकता होती है। तो पछेती बुआई, एक तो हम लेट बुआई कर रहे हैं, तो उस स्थिति में यदि हम उर्वरकों का अच्छी प्रकार से मैनेजमेंट या प्रबंधन नहीं करेंगे तो पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं होगी, और बढ़वार अच्छी नहीं होगी तो निश्चित रूप से उसका पैदावार पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो पचेती अवस्था में जो हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, इस नाइट्रोजन की मात्रा आधी बुआई के समय देनी चाहिए। इसके बाद जो आधी मात्रा बचती है उसमें से आधी पहली सिंचाई पर यानी कि 20 से 25 दिन बाद जब हम सिंचाई करते हैं, और जो बाकी आधी मात्रा बची वो टिलरिंग स्टेज पे जब सिंचाई करते हैं। जब हमारे साथ जुड़ हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। हाँ जी, प्रेमचंद बोल रहा हूँ। जी प्रेमचंद जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मुझे ये जानकारी दीजिए कि पूसा में कब किसान मेला लग रहा है? हाँ जी प्रेमचंद जी नमस्कार। पूसा में किसान मेला सामान्यतः मार्च के महीने में लगता है, और पिछले साल भी मार्च में लगा था, और इस बार भी जहां तक संभावना है मार्च के महीने में लगेगा। और आप सभी किसान भाइयों को जब पूसा में किसान मेला होगा तो आप लोगों को सभी को सूचित कर दिया जाएगा और आप जरूर पधारें। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ किसान मेला में आप जो विभिन्न प्रकार के बीज भी खरीद सकते हैं, यह भी सुविधा उपलब्ध रहती है।
तो डॉक्टर साहब, जैसे कि देखिए हमारे जो श्रोता हैं, किसान भाई हैं, उनको बड़ा इंतजार रहता है कृषि मेले का, है ना, और क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां उन्हें मिलती हैं। और जैसे कि आपने इतनी सारी किस्में बताई, मेरा भी एक सवाल था कि जो आप बता रहे थे कि पछेती बुआई के लिए कुछ विशेष किस्में हैं, तो अगर मान लीजिए कृषि मेला उस समय नहीं लग रहा है और उनको कहीं ये अच्छी किस्में लेनी है, तो कैसे, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये मेरा एक सवाल। हमारे यहाँ पूसा में एक सीड प्रोडक्शन यूनिट है, तो वो यूनिट हर पूरे साल जो भी बीज उपलब्ध होते हैं, किसान भाई वहां से जाकर बीज को खरीद सकते हैं। यह सुविधा पूरे साल उपलब्ध रहती है। जो भी ऑफिस दिवस है, यानी कि छुट्टी को छोड़ के किसान भाई, जैसे गेहूं के लिए बीज खरीदना है तो अक्टूबर नवंबर में जाके खरीद सकते हैं। मक्का के लिए खरीदना है तो मई जून में जाके खरीद सकते हैं। धान के लिए खरीदना है तो आप मार्च के बाद कभी भी खरीद सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जान लेते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो जी, तो किसान भाइयों के लिए हमारे यहाँ पूसा में मुख्य रूप से धान, गेहूं, चना, जो दलहन फसलें हैं, मूंग या मसूर, इनका बीज काफी मात्रा में मिलता है और किसान भाई सीड प्रोडक्शन यूनिट से किसी भी कार्य दिवस में जाकर खरीद सकते हैं। जी। और खाद की बात हो गई और पानी की बात, सिंचाई की बात हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज जो है बहुत जरूरी हम छोड़ रहे हैं, वो है खरपतवार। खरपतवार का नियंत्रण जो है वो बहुत ही आवश्यक है, हर की फसल चाहे कोई सी भी हो, है ना। तो अगर हम पछेती बुआई की बात करते हैं तो यहाँ डॉक्टर साहब बताएंगे कैसे खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हम खाद और पानी दे रहे हैं वो अपनी फसल के पौधों के लिए दे रहे हैं और न कि दूसरे अनवांटेड, जो मतलब अनचाहे पौधे हैं उनके लिए। लेकिन जो फसल के खेत में जो अनवांटेड जो पौधे जमते हैं, वो भी खेत से अपनी बढ़वार के लिए नमी भी लेते हैं और उर्वरक को भी ग्रहण करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जितना हमने खाद और उर्वरक अपनी फसल के पौधों की बढ़वार के लिए दिया, उसकी मात्रा। हमारे साथ जान लेते हैं, इनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, जैसे कि किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं मतलब आती हैं जी, लेकिन जैसे आजकल सुविधाओं की जानकारी हमको नहीं हो पाती है, तो उसकी जानकारी अगर प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? राजा साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और अगर आप फसलों से उत्पादन संबंधित या किसी भी तरीके से आप जानकारी प्राप्त करना चाहे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यूट्यूब पर भी पूसा समाचार के नाम से एक चैनल चला रहा है और जिस पर हर हफ्ते नई नई जानकारियां दी जाती हैं। एक हमारे यहाँ एटिक भी है, कृषि तकनीक केंद्र, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। आप पूसा में आके किसी भी डिवीजन से अगर कोई संबंधित आपकी जानकारी है तो आप पूसा में भी आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए, पूसा एक बड़ा ही विश्वसनीय संस्थान है और बड़ी उम्मीदें रहती हैं हमारी किसान भाई बहनों को। और जैसे कि आपने बताया यूट्यूब चैनल या आपकी वेबसाइट के माध्यम से भी निरंतर वो जानकारी जी, हर हफ्ते हमारे यहाँ प्रोग्राम आता है, उसमें पूसा समाचार के नाम से, तो जो भी उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी है वो किसान भाइयों को दी जाती है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे एक सवाल और लेंगे और हमारे पास अभी समय है, लेकिन ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी इस तरह की क्वेरीज आ रही हैं, इस तरह की जिज्ञासाएं आ रही हैं कि हम कहाँ से जानकारी, ये तो पूसा की बात होगी, दिल्ली में होगी। रजनीश कॉलर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रवि सोनीपत से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना।
जी, मेरा सवाल है कि ये पछेती बुआई में ये गेहूं की कौन सी किस्म ठीक रहेगी? जी देखिए, हाँ जी, आप सोनीपत में ही रहते हैं, आप तो दिल्ली के पास हैं। पूसा ने काफी किस्में ऐसी विकसित की हैं जो पछेती बुआई के अंतर्गत बुआई की जा सकती है जिनकी, और जैसे कि HD 3117, HD 3271, ये सोनीपत और इस क्षेत्र में बहुत अच्छी किस्म, इसको इवन आप 31 दिसंबर तक आसानी से बो सकते हैं। और HD 3298, इससे भी आप बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं। आप इन किस्मों को बुआई करके अपनी फसल से पछेती स्थिति में काफी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो सवाल हैं हमारे श्रोताओं के, हमारे किसान भाइयों के, मुझे लगता है कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनका एक बहुत अच्छा सा जवाब उन्हें मिल रहा है और उनकी जो शंका शुभा है वो शांत हो रही होगी। साथ ही साथ एक और जो सवाल है वो ये है कि गेहूं की फसल की अगर हम बात करते हैं, पछेती बुआई की जो फसल है उसको पककर तैयार होने में लगभग कितना समय जो है वो लग जाता है? जी देखिए, समय की बात जो है ये किस्म पर निर्भर करती है। कुछ किस्म ऐसी होती हैं जो कम समय में पकती हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ किस्में ऐसी हैं जो हमारे संस्थान ने विकसित की हैं जो 100 से 110 दिन में पक जाती हैं। इन कम समय में पकने वाली किस्मों को पछेती बुआई के अंतर्गत प्रयोग कर सकते हैं। जब हम उचित समय पर बुआई करते हैं तो उसमें कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो 1 से 35 से 145 दिन तक के बीच में पक जाती हैं, जैसे HD 2967, ये बहुत ही अच्छी किस्म है जो पूसा संस्थान द्वारा विकसित की गई है। और ये लगभग जो हमारा उत्तर जो क्षेत्र है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान का क्षेत्र, लगभग 60% क्षेत्र में ये किस्म जो है बोई जा रही है। इसकी पैदावार भी 5 टन के लगभग मिल जाती है। तो डॉक्टर साहब देखिए, अब हमारा समय कार्यक्रम का हो चला है और मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ 30 सेकंड में अब जितने भी हमारे जो अभी किसान भाई बहन हैं तो उनको पूरी मतलब एक कहते हैं ना समाप्त करके पूरी क्या सलाह देना चाहेंगे कि ताकि वो उस बात का ध्यान रखें और एक अच्छी पैदावार। मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप गेहूं की फसल से अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो पछेती दशा में जो बुआई करते हैं उससे बचने की कोशिश करें। इसके बचा कैसे जा सकता है? आप जो धान की किस्म ले रहे हैं उनको थोड़ा जल्दी पकने वाली किस्म लें, जिससे कि आपको गेहूं की बुआई का उचित समय मिल जाए। इसके अलावा जो कपास की फसल ले रहे हैं खरीफ सीजन में, उसमें ऐसी किस्में लें जो जल्दी पक जाए और गेहूं की बुआई आप उचित समय पर कर सकें। इसलिए क्योंकि बुआई एक ऐसी चीज है जिसमें पैसा नहीं लगता, बुआई का समय अगर ठीक समय से आप मैनेज करें तो अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत बेहतरीन जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। इसी के साथ समय हो चला है अब विदा लेने का। रजनीश जी, और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और सभी हमारे किसान हैं वो इसका जो भी उन्होंने जानकारी दी उसको जरूर लाभ जरूर लेंगे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम के जो प्रस्तुत करते हैं वो शिवनंदन लाल और मुझे रजनीश और मेरे साथ नीरा को अनुमति दीजिए और आप सभी को नमस्कार जी, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।